हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 3 है ये, रूरल लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल। इस चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ नोट्स की हेल्प से। नोट्स में आपको सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स मिलेंगी विथ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स। साथ ही मैं आपको बताती भी रहूँगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, और आपको ज़्यादा कंटेंट जो है वो हाईलाइटेड मिलेगा, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि हाईलाइटेड वर्ड से हमें समझ में आ जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, और किस लाइन में क्या इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद करनी है। और जब आप उन हाईलाइटेड वर्ड्स को देखोगे तो आप इसलिए समझ जाओगे कि इस लाइन में किस बात को आपको ज़्यादा याद रखना है। तो अगर आप उन वर्ड्स को लर्न कर लोगे तो आप इजली पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आप लिख लोगे। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं कि जिस तरह से माई ऑनलाइन क्लासरूम आपको सोशल साइंस का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, इसी तरीके से एक न्यू चैनल है माई ऑनलाइन क्लासरूम साइंस, जहाँ पे आपको क्लास 4 से लेके 8 तक का जो साइंस के चैप्टर्स हैं, नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो उस चैनल पे भी विजिट करिए, और जब भी आप चैनल पे आते हैं तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे भी विजिट किया करिए। प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आप जब जाते हो तो आपको क्लास वाइज आपके सारे चैप्टर्स अवेलेबल होते हैं। इन केस अगर आपको चैप्टर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नोट्स हैं, और नोट्स में सबसे पहले जो हेडिंग वो इंट्रोडक्शन है। अगर मैं इंट्रोडक्शन पे ना जाऊँ, सिर्फ मैं अगर हेडिंग पढ़ूँ तो हेडिंग ही है चैप्टर का रूरल लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी गाँव की किस तरह की ज़िंदगी थी जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में। तो इसके बारे में हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन पहली लाइन यही कही गई है कि ब्रिटिश तो आए थे इंडिया में ट्रेडर्स की तरह, व्यापारी की तरह आए थे सामान खरीदने बेचने, पर किस तरह से वो कब पॉलिटिकल मास्टर्स बन गए यानी हमारे रूलर बन गए वो पता नहीं चला। तो वो पूरा का पूरा आई थिंक आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा। इसके बाद जब वो इस तरह के पॉलिटिकल मास्टर्स बन गए, पॉलिटिकल का मास्टर्स का मतलब ये होता है कि पूरे देश की जो पॉलिटिक्स है यानी जो रूलिंग सिस्टम है वो संभालने लगे। बैटल ऑफ प्लासी जो था उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल मास्टर बना दिया बंगाल में। अच्छा, जो बंगाल थी उस टाइम आप देखो तो 3 प्रेसिडेंसी जो थी वो बहुत फेमस थी, मद्रास, आपका बॉम्बे और बंगाल। अच्छा, बंगाल बहुत बड़ी प्रोविंस था जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रूल स्टार्ट कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पे, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के बाद इन्होंने पॉलिटिकल मास्टर बन गए थे, और बंगाल में स्पेशली। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल गए थे। दीवानी राइट कहाँ कहाँ मिल गए थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। अच्छा, हिस्ट्री में हम जो वर्ड्स जिस तरह से लिखे उसी तरह से बोलेंगे। बंगाल है तो बंगाली बोलेंगे, इसको बंगाल नहीं होगा ये। इसके साथ ही जो उड़ीसा है उसको हम ओडिशा नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्ट्री में है तो इतिहास को आप कभी बदल नहीं सकते। ज्योग्राफी में बिल्कुल अगर ये टर्म होता तो आप ओडिशा बोलते, बट यहाँ पे उड़ीसा ही होगा। अच्छा, यहाँ मैं बात कर रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिले थे, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो ये दीवानी राइट्स क्या थे? दीवानी राइट्स थे कि रेवेन्यू कलेक्शन करने का इनको अधिकार मिल गया था, यानी जो कर है टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया था इन एरिया का। और बंगाल जैसे मैंने बताया बहुत बड़ा एरिया था। आज का जो आपका आसाम है, जो नॉर्थ ईस्टर्न आपको अलग अलग स्टेट दिख रहे हैं, उस टाइम पे ये सारे के सारे जो थे वो बंगाल का ही हिस्सा थे। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा रहा होगा बंगाल। इसके बाद देखिए कंपनी जो है नाउ हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अब जब दीवानी राइट मिल गए तो दीवानी राइट को एक्सप्लेन किया गया नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी मिल गई सारी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफ दिस टेरिटरीज, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की उनको फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया, यानी पैसों का लेन देन। अब इसके बाद देखिए उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ऑर्गेनाइज किया, कौन कौन से ऑफिसर बिठा ले कहाँ कहाँ, ताकि वो रेवेन्यू कलेक्शन कर सकें, यानी जो टैक्स है उसको कलेक्ट कर सकें। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग, वाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी नीड फंड्स, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको पैसों की, फंड्स की क्या जरूरत थी। तो प्राइमरी फंक्शन देखा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो जब वो व्यापारी बन के यहाँ इंडिया में आए थे तो उनका मेन मोटिव था स्पाइसेस, यानी इंडिया के मसाले खरीदना, कॉटन खरीदना, इंडिगो एक ब्लू कलर डाई होता है जो कॉटन क्लोथ जो होते हैं उनको कलर देने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इस तरह के मटेरियल उनका मेन मोटिव था खरीदना एज अ रॉ मटेरियल, और अदर रॉ मटेरियल खरीदना, और उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स में हाई प्राइजेस में बेचना। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देश से ये पैसा लगाती थी, बट अब देखो वो जो फंड है जो इंडिया से ही टैक्स कलेक्ट करते थे वो लोग, और यहीं के पैसे से ये सब चीज़ें खरीदते थे और अपने देशों में हाई प्राइसेस पे बेचते थे। तो ये उनका अर्निंग सोर्स था। अब जो कंट्री है वो इनको नीड जो थी इस मनी को, वो इन्वेस्ट इन बाइंग दिस कॉमोडिटीज़। तो देखिए मैंने ये चीज़ बता दी कि मनी चाहिए था ताकि वो इन सारी कॉमोडिटीज़ मतलब गुड्स, स्पाइसेस, कॉटन, इंडिगो, इन सब चीज़ों को वो खरीद सकें।
इसके साथ ही उन्होंने जो आर्मी रख रखी थी ताकि वॉर में वो फाइट कर सकें अदर यूरोपियन पावर से और इंडियन रूलर से, जो यहाँ के राजा महाराजाओं से थे, उनसे लड़ने के लिए उन्होंने आर्मी रखी थी। तो वास्तव में आर्मी रखने के लिए भी उनको पैसों की ज़रूरत थी, हथियार खरीदने के लिए, सोल्जर्स को पेमेंट देने के लिए। इसके साथ ही इट हैड टू सेंड मनी टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में भी पैसा भेजना पड़ता था इन ऑर्डर टू पे डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे, यानी जो कंपनी में जिन्होंने अपना पैसा लगाया था, जिनके शेयर्स थे, उनको डिविडेंड्स, उनको भी कुछ पैसा जो था उनको देना पड़ता था। तो इसके लिए भी वो उनको पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि वो इंग्लैंड में भेजते थे, क्योंकि इंग्लैंड में ही शेयर होल्डर्स थे कंपनी के। नेक्स्ट है कि जो मेजर एक्सपेंस था कंपनी का वो कहाँ जाता था, तो वो जाता था पेइंग द ऑफिसर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन इंडिया। जो ऑफिसर्स ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रखा था, सेटअप कर रखा था इंडिया में, तो उनको सैलरी देने में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता था। इसके बाद टू फुलफिल इट्स रिक्वायर्ड फॉर मनी द ईस्ट इंडिया, अब ये जो पैसा इतना सब ज़रूरत था तो वो कहाँ से आए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने थोड़ा दिमाग लगाया और उनका ध्यान गया एग्रीकल्चर पे, क्योंकि अभी आपने स्टार्टिंग में जो रॉ मटेरियल पढ़े, आपने देखा कि किस तरह से स्पाइसेस हैं, कॉटन है, इंडिगो, तो ये सारे एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सीधा ध्यान पड़ा वो पड़ा एग्रीकल्चर पे, और उन्होंने सोचा कि एग्रीकल्चर, क्योंकि रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही आ रहा है और जिसको हम बाहर मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो ये एक तरह से चीफ सोर्स है हमारी इनकम का। और इंडिया में उस टाइम आपको याद होगा, आज भी जो इंडिया है वो एक एग्रीकल्चरल लैंड है, जहाँ पे बहुत सारे लोग खेती ही करते हैं। तो उस टाइम तो आप समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग जो थे वो खेती ही करते थे और अपना इनकम, अपना लाइवलीहुड अर्न कर लेते थे। तो वहाँ पे चीफ सोर्स था इनकम का ज़मीन, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र उस पर पड़ी। आप देखिए द प्रॉब्लम विद रेवेन्यू कलेक्शन, क्या क्या प्रॉब्लम थी रेवेन्यू कलेक्शन में। जब रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, राजस्व कर जो कलेक्ट किया जाता था, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ ट्रेडिंग कंसर्न बट इट हैड एक्वायर्ड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। अगर आप देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंसर्न देखें तो उनका ट्रेडिंग ही था, ट्रेड करना, बट वो किस तरह से उनको राइट मिल गया कि वो अब रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगे। इकोनॉमी जो बंगाल की थी वो धीरे धीरे डेक्लाइन, धीरे धीरे खत्म होती गई। फार्मर्स वर अनेबल टू पे देयर ड्यूज़, और जो फार्मर्स थे वो अपने ड्यूज़, जो भी टैक्सेस थे, वो पे करने में उनको बहुत दिक्कत होने लगी, वो फेल होने लगे। आर्टिसंस could not earn their livelihood because they had to sell their goods at lower prices of the company to the company। इसके साथ ही जो आर्टिसंस यानी जो हाथों से अपने कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल बनाते थे, वो उनको भी ज़बरदस्ती जो कंपनी वाले थे उनसे वो लो रेट पे वो चीज़ों को खरीदते थे, और इस तरीके से आर्टिसंस भी किसी तरह का कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते थे। वो बेचना नहीं चाहते थे कंपनी को, बट वो ज़बरदस्ती लेते थे हथियारों के बल पे। इसी तरीके से जो फार्मर्स थे वो इस तरह के क्रॉप जैसे इंडिगो है उसको उगाना नहीं चाहते थे अपने खेतों में, क्योंकि इंडिगो को उगाने के बाद जो सॉइल की फर्टिलिटी होती थी वो ख़त्म हो जाती थी। बहुत सारे फार्मर्स को अपने जो ज़मीन थी उनसे हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उन ज़मीनों पर इंडिगो उगाने के बाद वो कोई और फसल नहीं उगा पाते थे, तो उनके भूखे मरने तक की नौबत आ जाती थी। जब वो कुछ उगा ही नहीं पा रहे, कुछ ग्रो ही नहीं कर पा रहे, तो किस तरह से टैक्स पे करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा आप सोचो कि उस टाइम सिर्फ एग्रीकल्चर यानी ज़मीन ही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था। जब ज़मीन ही नहीं रही तो वो किस तरह से अपनी इनकम को अर्न करेंगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम थी। इसके साथ ही बंगाल में टाइम टू टाइम अकाल पड़ जाता था, सूखा पड़ जाता था, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है जब सूखा पड़ गया और खेती के लिए अच्छे खासे पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो इस तरह की जब टेरिबल अकाल जो सूखा पड़ता था वो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन पेरिश। जब इस तरह का अकाल वगैरह पड़ता था तो आप समझ जाओ कि 1/3 जो पॉपुलेशन होती थी वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती थी। ऑफिशियल जो कंपनी के होते थे वो उस टाइम बिल्कुल उनकी हेल्प नहीं करती थे। उनका सिर्फ मेन मोटिव था रेवेन्यू कलेक्शन यानी टैक्स लेना, बट वो फार्मर्स की किसी तरह से हेल्प नहीं करते थे कि चलिए अगर इस तरह की कंडीशन हो गई तो हम इस साल का टैक्स नहीं लेते। इसको आप लगान भी बोल सकते हो, जिस तरह कि आपने मूवी देखी होगी लगान, तो उससे आप थोड़ा कंपेयर कर सकते हो। तो उन्हें टैक्स चाहिए ही चाहिए था, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। पर आप समझो जब किसी के खेत में कुछ हुआ ही नहीं, बारिश अच्छी नहीं हुई, अकाल पड़ गया, तो कहाँ से टैक्स देगा। और टैक्स आप समझिए कि कुछ छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा उनको पे करना पड़ता था। अब आते हैं नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। फिर थोड़ा सा सोचा गया कि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अगर अच्छा कमाई करना है तो थोड़ा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया जाए, थोड़ा सा एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए। कोशिश बहुत की गई, पर जो भी चीज़ें हुई वो आप कह सकते हो कि अपने फ़ायदे के लिए हुई, फार्मर्स को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इनकरेज। फिर बोला गया कि थोड़ा सा इन्वेस्ट कराया जाए लैंड में, जिससे कि प्रोडक्शन अच्छी हो। इस माइंड के अकॉर्डिंग परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने। अभी जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था।
इसको याद रखिएगा किस ईयर में क्या था और किन जगहों पे क्या था, क्योंकि यहाँ से अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और इनका मेन, क्योंकि यही एरिया थे इनके पास जो जहाँ से इनको टैक्स कलेक्ट करना था, तो वहीं पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, इनका मेन मोटिव वही था रेवेन्यू कलेक्शन करना और वांटेड इंश्योर मिनिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। और इनका ये भी था कि हर साल इनको मिनिमम, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, यानी 10,000 है तो 10,000 हमेशा मिलता रहे, परमानेंट है ना, परमानेंटली मिलता रहे। तो दे वांटेड टू हैव एन अलायंस विद द जमींदार, तो उन्होंने जमींदार जो थे इंडिया के उनसे अलायंस करी, अलायंस मतलब संधि करी, कॉन्ट्रैक्ट किया। और इस सिस्टम को जमींदारी सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर जो जमींदार थे उनको लैंड होल्डर्स बना दिया गया, यानी ज़मीन के अब आप होल्डर हो, आपकी देख रेख में खेती होगी, वर एब्सोल्यूट ओनर्स, और वो ओनर बन गए उस ज़मीन के। फार्मर्स जो थे, अब जो फार्मर्स हैं वो ज़मीन के ओनर बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि ज़मींदार ओनर्स बन गए थे और वो सिर्फ एक किराएदार की तरह एक काम करने के लिए ही वहाँ पे उनका रोल रह गया। ज़मींदार जो थे वो इंटरेस्टेड विद रेवेन्यू कलेक्शन एंड दे हैड टू पे फिक्स्ड अमाउंट टू द ब्रिटिश। ज़मींदार का भी मेन जो इंटरेस्ट आप देखो तो रेवेन्यू कलेक्शन ही था, और ताकि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रख सकें, और साथ ही ब्रिटिशर्स को भी जो फिक्स्ड अमाउंट, क्योंकि परमानेंट का था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, तो परमानेंट अमाउंट ब्रिटिशर्स को पे करना होता था उनको। रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड, रेवेन्यू बिल्कुल फिक्स था, अगर 10,000 है तो 10,000 ही है, ब्रिटिश उसको बढ़ा नहीं सकते थे। अच्छा, इसमें ज़मींदार भी काफ़ी अमीर हो गए, क्योंकि जिस साल प्रोडक्शन अच्छी होती थी, सपोज़ अगर 30,000 इनकम हुई, तो ज़मींदार को सिर्फ ब्रिटिशर्स को सिर्फ 10,000 देने थे, तो बाकी जो 20,000 था वो अपनी पॉकेट में रखते थे। तो इस तरीके से ज़मींदार को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, बट जहाँ अकाल इस तरह की हालात बने तो उनको फिर नुकसान भी हुआ, क्योंकि उन्हें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को 10,000 देने ही देने हैं, चाहे कुछ भी कंडीशन हो। तो फिर वही है, जो सेविंग करी थी फिर वो निकल सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक सनसेट लॉ भी इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने। सनसेट लॉ अगर आप देखो तो नाम से पता चल रहा है कि सूरज डूबना, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जो इन्होंने अमाउंट फिक्स किया था, जो मैं आपको बताई थी, फॉर एग्जांपल 10,000 फिक्स किया है कि ज़मींदार को 10,000 देने हैं ब्रिटिशर्स को एट पर्टिकुलर टाइम, मान लीजिए 1 साल बाद। तो आप सपोज करिए कि वो ज़मींदार फेल हो गया वो 10,000 पे करने में, क्योंकि उस साल कुछ भी हो सकता है, अकाल पड़ गया और कुछ इनकम नहीं हुई। तो अगर ज़मींदार वो 10,000 नहीं पे कर पाएगा, तो उसका जो लैंड था, जो ज़मीन थी, उससे अब छीन ली जाएगी और किसी दूसरे ज़मींदार को ऑक्शन यानी नीलाम कर दिया जाएगा। नीलामी में जो ज़्यादा ऊंची बोली लगाएगा, उस ज़मीन का प्राइस ज़्यादा बोलेगा, उसको वो दे दी जाती थी, उस ज़मींदार को वो ज़मीन दे दी जाती थी। तो इस तरीके से यानी सूरज डूबने तक, ठीक है, टाइम मिलता था। अगर सूरज डूबने तक इस पर्टिकुलर डे में अगर कोई ज़मींदार उतना पैसा टैक्स नहीं दे पाता था ब्रिटिशर्स को, तो उसकी ज़मीन उससे लेके दूसरे ज़मींदार को यानी नीलाम कर दी जाती थी और कोई और ज़मींदार अब उसका मालिक बन जाता था। तो कई सारे ज़मींदार भी अपनी ज़मींदारी जो थी वो उनके हाथों से भी ज़मीन निकल गई थी, जिस तरह से फार्मर्स के हाथों से निकल गई थी। अब आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम की बुराइयाँ क्या थी, क्या कमियाँ थी। तो इस सिस्टम ने इनकरेज करा ज़मींदार को। देखिए ब्रिटिशर्स तो एक्सप्लोटेशन कर ही रहे थे फार्मर्स का, पीजेंट्स मतलब लैंडलेस फार्मर्स का। उसी तरह से अब जो ज़मींदार थे, क्योंकि वो भी प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे, तो उन्होंने भी एक्सप्लोटेशन स्टार्ट कर दिया ज़मींदार का। इसके साथ ही जो पीजेंट्स थे वो मनी लैंडर्स पे, क्योंकि टैक्स पे करने के उनके पास पैसे नहीं होते थे, वो मनी लैंडर्स पे के पास जाते थे लोन लेने। और जो लोन था बिल्कुल लोन जब वो लेते थे, उधार जब पैसे लेते थे, तो उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। इस वजह से भी जो पेजेंट्स हैं अपनी ज़मीन खो बैठे। ज़मींदार जो इस में देखे जाए तो वो बहुत पावरफुल हो गए। जैसे मैंने आपको बताया था, जब इनकम अच्छी होती थी तो 20,000 अपने पास रखते थे और सिर्फ 10,000 देते थे, बट फार्मर्स को कुछ नहीं देते थे। फार्मर्स से ज़्यादा ही ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे। टैक्स कलेक्टर्स जो थे कंपनी के रिफ्यूज एनी कंसेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फैमिन, ड्रॉट और एनी अदर नेचुरल कैलामिटीज। इसके साथ ही जो कंपनी के टैक्स कलेक्टर्स होते थे, जो टैक्स कलेक्ट करने आते थे ज़मींदार से, वो किसी तरह की भी छूट नहीं देते थे। कंसेशन मतलब किसी तरह की छूट नहीं देते थे, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, चाहे अकाल पड़े, चाहे कुछ भी हो, फसल चाहे बर्बाद हो, टैक्स देना है तो देना है। नेक्स्ट आते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम पे। रैयतवाड़ी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया था सर थॉमस मुनरो ने इन 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में। ये बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा कि कहाँ स्टार्ट किया था, किसने। अच्छा, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप था। यहाँ पे ज़मींदारी थोड़ा अलग हटा दीजिए। यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप था गवर्नमेंट और रैयत और पीजेंट, यानी जो पीजेंट जो फार्मर होता था, जो खेती करता था, उसको रैयत बोलते थे। तो गवर्नमेंट और रैयत के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होता था, रिलेशन होता था। एवरी लैंड होल्डर वॉज रिकोगनाइज एज इट्स ओनर एंड ही कुड सेल और ट्रांसफर हिज लैंड।
तो ये जो रैयत हैं वो लैंड होल्डर होते थे, ओनर होते थे अपनी ज़मीन के, और वो कभी भी अपनी ज़मीन को सेल कर सकते थे, और ट्रांसफ़र मतलब किसी को दे सकते थे अपनी ज़मीन। रेवेन्यू यहाँ पे फिक्स कर दिया गया था आफ्टर द असेसमेंट ऑफ द लैंड, यानी लैंड को असेस किया जाता था। पहले आते थे, देखते थे लैंड कितना है, ये सब असेस करने के बाद रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था पर लैंड के हिसाब से, यानी उसकी फर्टिलिटी और कितना बड़ा छोटा लैंड है उस हिसाब से रेवेन्यू यहाँ फिक्स होता था। रेवेन्यू वॉज नॉट पेड, द होल्डर वॉज इफेक्टेड। इसके साथ ही आप देखिए, अगर रेवेन्यू किसी ने पे नहीं किया तो उसका जो रैयत है यानी जो होल्डर है उसको हटा दिया जाता था, यानी वो ज़मीन किसी और को दे दी जाती थी। द रेवेन्यू वॉज एफिक्स इन टर्म्स ऑफ मनी, और यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है, वो मनी के रूप में देना है, यानी पैसा कैश में देना है। पहले क्या होता था, दो तरीके होते थे पे करने के, या आप कैश में करिए या क्रॉप में। क्रॉप मतलब फसल, अनाज के रूप में भी कर सकते हो टैक्स। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 रुपये आपको पे करने हैं टैक्स, तो अगर आपके पास कैश है तो आप 100 रुपये करिए, अदरवाइज उसके अकॉर्डिंग ही अगर 100 रुपये में आपके 2 बोरी अनाज बिक रहा है तो आप 100 रुपये की जगह आप 2 बोरी अनाज दे सकते हो, तो वो इक्वल हो जाता था। बट इस सिस्टम में आप देख सकते हो कि मनी में ही टैक्स पे करना पड़ता था। ड्रॉबैक्स क्या थे सिस्टम के? सबसे पहली बात कैश पेमेंट, कि कैश में आपको पे करना है, जिसकी वजह से क्योंकि पीजेंट्स के पास इतना कैश होता ही नहीं था, तो वो पॉवर्टी आप समझ सकते हो, जिसके से बहुत पॉवर्टी उनको फेस करनी पड़ी। कल्टिवेटर कुड नॉट सेव इनफ मनी टू इन्वेस्ट इन द लैंड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इसके साथ ही जो कल्टिवेटर था, क्योंकि कैश में पेमेंट करनी पड़ती तो इतना प्रोडक्शन होता नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि वो और ज़्यादा अपने लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता था, यानी किसी तरह से और अच्छी बीज लेना या पानी की सिंचाई प्रॉपर देना, तो इस तरह की और जो इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रैक्टर लेना या इस तरह की चीज़ें, तो वो पॉसिबल नहीं था। द टैक्स रेट वॉज ऑल्सो वेरी हाई विच कॉज द पीजेंट्स इमेंस हार्डशिप। इसके साथ ही आप देखो जो टैक्स रेट था, यानी देखिए एक होता है टैक्स, एक होता है टैक्स रेट बहुत हाई हो जाना। तो टैक्स रेट इतना हाई था कि जो पीजेंट्स होते थे उनके लिए बहुत उनको मेहनत करनी पड़ती थी, जिससे कि ताकि वो अपना टैक्स को पे कर सकें। आप देखिए नेक्स्ट जो है वो है महलवारी सिस्टम। तो महलवारी सिस्टम जो है वो नॉर्थ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। आप स्टेट्स याद रखिएगा, ठीक है। जैसे परमानेंट सेटलमेंट था आपका बिहार, बंगाल और आपका बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, ठीक है। इसी तरह से रैयतवाड़ी सिस्टम, तो वो आप याद रखिएगा कि मद्रास में था। अब इसी तरह से महलवाड़ी सिस्टम जो है वो नॉर्थ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। नॉर्थ इंडिया में आपके देखिए हॉल्ट मैकेंजी ने ये इंट्रोड्यूस किया था 1833 में, और नॉर्थ इंडिया में आपके पंजाब, उड़ीसा ऑल्सो, ठीक है, मध्य प्रदेश, आगरा, अवध, इन सारी प्लेसेस पे ये इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, आप देखो नॉर्थ इंडिया में मेनली आप स्टेट देख सकते हो, बट उड़ीसा देखिए, उड़ीसा में भी यहाँ पे इसको थोड़ा सा ट्राई किया गया। इन द फर्स्ट प्लेस इन दिस सिस्टम, पहले प्लेस में क्या है इस सिस्टम में, तो टैक्स कलेक्टर्स को रखा गया। फर्स्ट एस्टिमेटेड जो टैक्स कलेक्टर्स थे वो जाते थे ज़मीन का एकदम मुआयना करते थे, कैसी ज़मीन है क्या है, इंस्पेक्ट करते थे फील्ड का, छोटा बड़ा हर चीज़, उसकी उपजाऊ शक्ति, और उसके बाद उस हिसाब से रेवेन्यू फिक्स करते थे। अच्छा, जो रेवेन्यू है कैलकुलेटेड फॉर द एंटायर विलेज कॉल्ड महल। आप यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो हर एक किसान से नहीं लेते थे। अगर एक गाँव में मान लीजिए 100 किसान हैं तो 100 किसान मिलके उस टैक्स को पे करेंगे, और उस विलेज को नाम दे दिया महल, ठीक है, क्योंकि महल वाली सिस्टम है तो उस पूरे विलेज का नाम महल रख दिया। हर एक विलेज में हेडमैन होता था जो कलेक्ट करता था टैक्स को हर एक फार्मर से, जितने भी, अगर 100 फार्मर हैं एक गांव में यानी एक महल में, तो 100 फार्मर से ये जो विलेज हेडमैन है टैक्स कलेक्ट करेगा और उसके बाद रेवेन्यू पे करेगा टैक्स कलेक्टर्स को, और इस काम के लिए उसे 5% कमीशन मिलता था, और ये गाँव में ही रहता था, तो इस वजह से कोई भी इससे कोई चीज़ छुपा नहीं पाता था, क्योंकि इसको हर किसी की जानकारी होती थी। तो इसकी जिम्मेदारी होती थी कि टैक्स कलेक्ट करें, और जब टैक्स कलेक्टर आते थे तो वो उनको टैक्स दे देता था, और उसको बदले में इसको भी फ़ायदा था क्योंकि उसको 5% कमीशन मिल जाता था इस काम के लिए। तो कोई फ्री फंड ये काम नहीं करता था। इसके बाद देखिए जो पीजेंट्स हैं वो पेड द रेवेन्यू शेयर ऑफ द होल विलेज इन प्रोपोर्शन टू देयर इंडिविजुअल होल्डिंग्स। तो अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल होल्डिंग्स, जितनी भी उनकी इंडिविजुअल होल्डिंग्स होती थी, छोटा बड़ा जिस हिसाब से खेत होता था, जिस हिसाब से प्रोडक्शन होती थी, तो वो मिलके इस विलेज हेडमैन को दे देते थे शेयर अपना अपना, और फिर वो सबका मिला के टैक्स कलेक्टर्स को दे देता था। अब आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का ड्रॉबैक क्या था? तो ड्रॉबैक ये था कि वेरी हाई डिमांड फॉर रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे ये सिस्टम काम इसलिए नहीं किया क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स यहाँ पे मांगा जाता था कि फार्मर्स वो पे नहीं कर पाते थे जब उस तरह की कंडीशन होती थी, नेचुरल क्लाइमेटी जैसी कंडीशन होती थी। इफेक्ट्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, क्या इफेक्ट्स हुए? तो कंडीशन देखिए पीजेंट्स की बहुत मिजरेबल हो गई, दयनीय हो गई उनकी कंडीशन। मनी लैंडर्स जो थे वो पावरफुल क्लास हो गई रूरल सोसाइटी और इकोनॉमी की, क्योंकि इन मनी लैंडर्स से ये फार्मर्स जो किसान थे वो लोन लेते थे और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते थे।
पे नहीं कर पाते थे तो उनकी ज़मीन भी छीन लेते थे मनी लैंडर्स। इसके साथ ही पीजेंट्स अपनी ज़मीन भी खो बैठते थे और इनके घरों में, मनी लैंडर्स के घरों में, इनके खेतों में, क्योंकि उनकी ज़मीन छीन के अब वो मनी लैंडर की ज़मीन हो गई, तो अब उन्हीं ज़मीनों पे ये बॉन्डेड लेबर्स काम करते थे। बॉन्डेड लेबर्स मतलब बंधुआ मजदूर, यानी जब तक वो अपना टैक्स नहीं पे कर लेंगे उनके काम के द्वारा, चाहे 10 सालें लग जाएं, यानी उनकी या फिर उनकी आगे की पुश्तें भी, आगे की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी ऐसे उनको काम कर करके वो टैक्स, क्योंकि वो टैक्स तो कभी पे, जो मनी उन्होंने लिया था वो कभी रिपे हो ही नहीं पाता था, तो बंधुआ मजदूरों की तरह उन्हें काम करना पड़ता था मनी लैंडर्स की जगह पे, बिना किसी पैसे के, फ्री में एकदम। अब आते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो किस तरह से कमर्शियलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, यानी थोड़ा सा ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से देखिए आप, बिजनेस के पर्पस से। तो कमर्शियलाइजेशन जो एग्रीकल्चर का मीनिंग है कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स और जो गुड्स हैं प्रोड्यूस बाय द पीजेंट्स फॉर सेल इन द मार्केट, यानी जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है एग्रीकल्चर के थ्रू, क्रॉप्स वगैरह, उसको मार्केट में सेल किया जाए, अपने कंजप्शन के लिए ना रखा जाए। तो पीजेंट्स हैड टू पे रेवेन्यू इन कैश। तो यहाँ पे बिल्कुल पीजेंट्स जो थे वो कैश में उनको रेवेन्यू देना पड़ता था। पीजेंट्स डिड नॉट गेट अ प्रॉपर प्राइस फॉर हिज प्रोड्यूस। तो जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसका प्रॉपर प्राइस उन्हें कभी नहीं मिलता था, यानी उन्हें अपनी चीज़ों को बहुत कम दामों पे बेचना पड़ता था ताकि उनको कैश यानी पैसे मिल सकें, क्योंकि कैश में ही रेवेन्यू उनको पे करना पड़ता था। तो इसी वजह से तो किसान कभी बन ही नहीं पाए, क्योंकि उनको उनकी चीज़ का बहुत कम मूल्य मिलता था। अब जो फार्मर्स हैं वो ग्रो करते थे किस तरह के कैश क्रॉप्स यानी तुरंत जो बिक जाए मार्केट में, जैसे शुगर केन है, इंडिगो, पेपर, काली मिर्च हुई आपकी, जूट है, कॉफ़ी, टी, कॉटन, टबैको। तो ये सारी कैश क्रॉप्स होती थी जिनको बेच के मार्केट में ये फसलों को, क्योंकि ये फसलें बहुत डिमांड में थी, मार्केट में तुरंत बिकती थी और इसके बदले में मनी मिलता था फार्मर्स को, जिससे वो अपना रेवेन्यू पे करते थे। अब जो मनी है वो आप समझ सकते हो कि कम ही मिलता था जितना कि उनकी चीज़ों की कीमत होती थी। कैश का मतलब ये है तुरंत पैसे जिससे मिल जाएं आपको। देयर वॉज अ चेंज फ्रॉम कल्टिवेशन फॉर सेल्फ कंजप्शन टू कल्टिवेशन फॉर द मार्केट। और एक तरह से अब खेती में देखा जाने लगा कि पहले जो फार्मर्स थे वो फूड क्रॉप्स उगाते थे अपने खाना खाने के लिए, गेहूँ, चावल, दाल, पर अब जो है वो किस तरह की फसलें उगाते हैं, फॉर सेलिंग पर्पस यानी फॉर मार्केट, ताकि वो जिसे हम कैश क्रॉप्स, देखिए लिखा है ग्रेन्स टू कैश क्रॉप्स। अब आते हैं इंडिगो कल्टीवेशन। तो देखिए इंडिगो जो है एक रोमन लैंग्वेज का वर्ड है, इंडिकम से आया है, जिसका मीनिंग होता है प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में इंडिगो बहुत फेमस था। इंडिया का एक नेचुरल ब्लू डाई कलर है जो कॉटन उसको देता है, और ये 2 तरह के पौधों से मिलता है, एक तो इंडिया के ओरिजिनली इंडिगो और एक वॉर्ड प्लांट्स होते हैं जो कि यूरोपियन देशों में ये प्लांट होता है, वो भी इंडिगो देता है। बट जो इंडिया की इंडिगो की जो क्वालिटी है वो बाकी इस वॉर्ड कंपेयर उसका कंपटीशन कर ही नहीं सकता और डिमांड में भी नहीं था। तो यूरोपियन मार्केट्स में यहाँ से इंडिया से ये जो इंडिगो था वो बहुत कम रेट में ख़रीदा जाता था और बाहर मार्केट्स में इसको हाई प्राइसेस में बेचा जाता था। वोड जैसे कि लिखा है ब्लू डाई यूज़ होता था, बट इंडिया का जैसे मैंने आपको बताया रिच ब्लू कलर होता था, तो कंपेयर टू वोड वो इतना अच्छा नहीं होता था वोड का। ब्रिटिश जो फैक्ट्रीज थी वो इंडिया के ही बाकी जो जितनी भी मार्केट थी वो इंडिया की इंडिगो को ज़्यादा प्रेफर करती थी, तो ब्रिटिश फैक्ट्रीज जो थी इंडिया पे ही निर्भर थी इंडिगो सप्लाईमेंट की। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था फार्मर्स इंडिगो क्रॉप उगाना नहीं चाहते थे। पहली बात ये खाने की क्रॉप नहीं थी। अगर आप गेहूँ चावल उगाएगा फार्मर तो अपने लिए रख सकता है खाने के लिए, बट इंडिगो वो अपने खाने के लिए नहीं रख सकता। नेक्स्ट थिंग कि इंडिगो जो है वो उनकी जो ज़मीन की फर्टिलिटी थी वो ख़राब कर देता था, उसके बाद कोई और क्रॉप फार्मर उगा नहीं पाते थे, तो इस वजह से उनको बहुत लॉस होता था। बट ब्रिटिशर्स क्योंकि उनको डिमांड थी, उनको चाहिए था इंडिगो, तो इस वजह से वो फार्मर्स को ज़बरदस्ती फोर्स करते थे कि वो इंडिगो को ग्रो करें। दे बॉट इट फ्रॉम फार्मर्स एट वेरी, जैसे लिखा है ये चीप रेट पे खरीदते थे और बाहर देशों में वो ह्यूज प्रॉफिट अर्न करते थे। इसके बाद आते हैं 2 मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो जो कल्टीवेट होता था इंडिया में वो 2 तरीके से होता था। पहला जो मेथड है वो निच कल्टीवेशन है। निच कल्टीवेशन क्या है कि जो ब्रिटिश प्लांटर हैं आइदर ब्रॉट लैंड, या तो वो ज़मीन को ले लेते थे या फिर उसको रेंट पे दे देते थे, फिर लेबर को हायर करते थे और उस लैंड में काम कराते थे, इंडिगो उगवाते थे। निच कल्टीवेशन जो है प्रैक्टिस ओनली फॉर 25% ऑफ द टोटल लैंड अंडर इंडिगो कल्टीवेशन, यानी जितना भी ज़मीन होती थी टोटल लैंड होता था उसके सिर्फ 25% एरिया में ही इंडिगो कल्टीवेशन होता था। क्योंकि यही रीज़न था, क्योंकि मैंने बताया था आपको क्योंकि ज़मीन की फर्टिलिटी लूज खत्म हो जाती है, तो पहले 25% पे करते थे फिर दूसरे % पे जाते थे। प्रॉब्लम्स क्या थी, प्लांटर्स को लार्ज और फर्टाइल लैंड चाहिए था जो धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म ही हो रहा था इंडिया में। प्लांटर्स जो ये क्रॉप उगाते थे प्लॉट्स नियर द इंडिगो फैक्ट्रीज, इसके साथ ही वो ये फार्मिंग एक्टिविटी वहीं करते थे जहाँ पे इंडिगो फैक्ट्रीज पास में हो,
ताकि सीधे इंडिगो होगी और सीधे फैक्ट्री में भेजा। इसके बाद डिफ़िकल्ट होता था लार्ज अमाउंट्स ऑफ लेबर, ठीक है, सिक्योर लार्ज अमाउंट्स ऑफ लेबर, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत होती थी, तो इतने लेबर यहाँ पर समझ सकते हो मुश्किल हो जाता था। लार्ज कैपिटल वॉज रिक्वायर्ड इन बुलक्स एंड प्लॉज, इसके साथ ही बहुत पैसा लगाना पड़ता था बुलक्स यानी बैलों का जोड़ा लेने में ताकि और हल लेने में ताकि खेती हो सके। अब आते हैं, पहला निच कल्टीवेशन था, अब है रैयती कल्टीवेशन जो कि इंडिगो में यूज़ होता था। तो रैयती कल्टीवेशन में क्या होता था, इंडियन फार्मर्स जो थे जिनको रैयत बोला जाता था उनको फोर्स कर दिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि इंडिगो उगाइए। ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे वो परस्यूड या तो राजी कराएं किसी भी तरीके से या फिर मजबूर कर दें फार्मर को, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे जिसके द्वारा उन्हें अपने जितना भी उनका लैंड है उसके सर्टेन पोर्शन में इंडिगो उगाना ही पड़ता था, यानी ज़बरदस्ती थी कि उगाना ही उगाना है। द फार्मर्स डिड नॉट ओन देयर लैंड, इसके साथ ही जो फार्मर है नहीं तो फिर उनके पास वो ज़मीन होगी नहीं। दे रेंटेड इट फ्रॉम द प्लांटर, और जिनके पास जो पीसेंट फार्मर्स थे जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी तो उनको रेंट पे जो प्लांटर्स थे वो ये ज़मीन दे दिया करते थे, ठीक है, फ्रॉम द इंडियन लैंड होल्डर्स, यानी ज़मींदार से लेके ज़मीन रेंट पे दे देते थे इन फार्मर्स को, लैंडलेस फार्मर्स को। फिर दे हैड टू ग्रो इंडिगो, उसमें फिर सीधे वही 25% लैंड पे आपको इंडिगो उगाना है। और दे वर गिवन लोन्स बाय द प्लांटर, इसके साथ ही लोन भी दिया जाता था प्लांटर्स के द्वारा। द सीड एंड ड्रिल वर प्रोवाइडेड बाय द प्लांटर, इस तरह से सीड और जो ड्रिल था जो भी ज़रूरत होती थी वो प्लांटर्स उनको प्रोवाइड करते थे। वाइल द फार्मर हैड टू टिल द सॉइल, और फार्मर का काम था कि वहाँ पे मेहनत करना, बीजों को बोना और जिससे कि क्रॉप को फिर देखना और फिर उनको हैंड ओवर कर देना प्लांटर्स को। प्रॉब्लम्स क्या थी, जो प्लांटर्स जो फार्मर्स को प्राइस देते थे इस काम के लिए वो बहुत ही कम था इंडिगो के बदले में। साथ ही फार्मर्स जो हैं कुड नेवर मेक एनी प्रॉफिट, उनको कभी कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं ताकि वो अपने लोन्स को चुका पाएँ, क्योंकि ये जो लोन था वो आप देखो ना फ्री में नहीं दे रहे थे प्लांटर्स, वो उधार दे रहे थे फार्मर्स को, तो इतना कम प्रॉफिट होता था फार्मर्स को कि वो अपना लोन कभी पे नहीं कर पाते थे और फिर उनको वही काम बार बार करना पड़ता था। तो आप देख सकते हो कि प्लांटर्स फ्री में काम करा रहे हैं उनसे। इंडिगो रिवॉल्ट, जब ये हद से ज़्यादा हो गया, बहुत सारे फार्मर्स अपनी ज़मीन खो बैठे, तो ब्लू रेबेलियन, ठीक है, ये ब्लू रेबेलियन के नाम से फेमस हुआ क्योंकि इंडिगो के वजह से नीला कलर था, तो नीला कलर से ही यहाँ पे बात हुई कि ब्लू रेबेलियन यानी लोगों ने विद्रोह कर दिया पीजेंट्स ने बंगाल में 1859 में। पीजेंट्स ने सीधे मना कर दिया कि हम इस तरह की फसल को नहीं उगाएंगे। और ये नाडिया, ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल में एक जिला है नाडिया, तो वहाँ पे ये कल्टिवेटर्स स्टार्ट की, पीजेंट्स ने अटैक किया इंडिगो फैक्ट्रीज में। पूरे देश में ये आप देख सकते हो एक तरह से बंगाल में पूरी का पूरा ये रिवॉल्ट स्प्रेड हो गया जैसे जंगल की आग फैलती है, और जगह जगह लोगों की सेम कंडीशन सबकी थी तो सबने पार्टिसिपेट किया। इंडिगो प्लांटर्स वर एग्जीक्यूटेड एंड इंडिगो डिपोट्स वर बर्न डाउन, इसके साथ ही इंडिगो प्लांटर्स को एग्जीक्यूट किया गया और साथ ही जो इंडिगो डिपोट्स से जहाँ पे फैक्ट्रीज हुआ थी उनको जला दिया गया जहाँ पे इंडिगो रखा गया था। मैनी प्लांटर्स फ्लैट टू अवॉइड बीइंग कॉट, मैनी प्लांटर्स जो थे इतना सारा एक्सप्लोटेशन करने के बाद फार्मर्स का अब जब उन्हें डर सताने लगा तो वो भाग गए दूसरे जगहों पे जिससे कि वो पकड़े ना जाए, क्योंकि पकड़ने के बाद तो सीधी सी बात है कि जो फार्मर्स थे वो उन्हें मार ही डालेंगे। गवर्नमेंट ने इमीडिएटली अपॉइंट किया इंडिगो कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेशन, जब इस तरह की घटना होने लगी बंगाल में तो इंडिगो कमीशन एक भेजा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। दे डिड नॉट वांट द रिवॉल्ट टू स्प्रेड फर्दर, क्योंकि उनका मेन था कि इस तरह का रिवॉल्ट ना फैले क्योंकि उन्हीं के लिए खतरा था। कमीशन ने डिक्लेयर किया कि पीजेंट्स जो हैं वर बीइंग अनफेयरली ट्रीटेड, कि उनके साथ बिल्कुल धोखा हुआ है, उनको फेयरली ट्रीट नहीं किया गया है, उन्हें इनफ पैसा नहीं दिया गया इंडिगो कल्टिवेशन में। तो इट स्टेटेड दैट पीजेंट्स हैड टू फुलफिल द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट कुड नॉट बी फोर्स टू ग्रो इंडिगो इन द फ्यूचर। और उनके साथ ही ये चीज़ भी बोल दी गई कि पीजेंट्स ने जो पहले कॉन्ट्रैक्ट किए थे प्लांटर्स के साथ, इंडिगो प्लांटर के साथ, वो पूरा कर दें और आगे उनको फोर्स नहीं किया जाएगा इंडिगो उगाने के लिए। तब जाके देखिए इंडिगो रेवोल्यूशन स्प्रेड टू बिहार एंड उत्तर प्रदेश में भी फैला। इंडिगो पीजेंट्स जो बिहार के थे रिवॉल्टेड, उन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया चंपारण इन 1866 में, ठीक है। और इसके बाद देखिए ऑपरेशन जो था पीजेंट्स का वर पोर्ट्रेट बाय दीनबंधु मित्र इन हिज प्ले नील दर्पण। और ये जो पूरी की पूरी स्टोरी थी पीजेंट्स की रिलेटेड टू इंडिगो, किस तरह से दिक्कत होती थी, तो इस चीज़ को पूरा का पूरा पोर्ट्रे किया है दीनबंधु मित्र ने। उन्होंने अपना एक प्ले लिखा नील दर्पण नाम का, देखिए नाम भी उसी तरह से रखा नील दर्पण, जिसमें पूरी की पूरी जो दुख दर्द व्यथा थी हिंदुस्तानी किसानों की, उनके बारे में पूरा की पूरी चीज़ों को उन्होंने लिखा। तो अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप इनका ये प्ले जो है वो पढ़िएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या कहानी थी इंडिगो की।
तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए, आपके और चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सो थैंक यू एवरीवन।